हमारे पास माइकल टाउनसेंट की किताब डू ब्रीथ, माइंडफुलनेस फॉर बैलेंस एंड क्लैरिटी के कुछ अंश हैं और हमारा मकसद है इस किताब की जो गहरी बातें हैं उन्हें आसान भाषा में समझना। हाँ, और ये किताब आज के समय में बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारी सांस लेने जैसी एक छोटी सी आदत हमारी पूरे स्ट्रेस के सिस्टम को बदल सकती है। और विंस्टन चर्चिल दिन में सोकर भी इतने प्रोडक्टिव कैसे थे? हाँ, और ये भी कि क्यों हमारी टू डू लिस्ट अक्सर हमें काम करने से रोक देती है। तो चलिए इस किताब के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं इसमें हमारे लिए क्या छिपा है। तो इसकी शुरुआत होती है तनाव से। किताब का एक बहुत ही दिलचस्प तर्क ये है कि हमारा शरीर वो अच्छे और बुरे तनाव में फर्क नहीं करता। अच्छा, मतलब चाहे ट्रेन छूट जाए या लॉटरी लग जाए? हाँ बिल्कुल, शरीर की पहली प्रतिक्रिया एक जैसी होती है। ये खून में कॉर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है, जिससे दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली। ये हमारे शरीर का वो हजारों साल पुराना फाइट या फ्लाइट यानी लड़ो या भागो वाला रिएक्शन है। और आज की दुनिया में तो ये रिएक्शन बार बार ट्रिगर होता है, ट्रैफिक जैम से लेकर किसी ईमेल के जवाब का इंतजार करने तक। सही बात है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो ये है कि इस जटिल शारीरिक प्रतिक्रिया का समाधान बहुत ही सरल है, हमारी अपनी सांस। बिल्कुल, हम सबने महसूस किया है, जब हम घबराते हैं तो हमारी सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं, और जब शांत होते हैं तो गहरी और धीमी। हाँ, ये तो है। तो किताब कहती है कि ये सिर्फ एक तरफा रिश्ता नहीं है। हम जानबूझकर अपनी सांस को धीमा करके अपने दिमाग को ये सिग्नल भेज सकते हैं कि सब ठीक है। मतलब हम अपने शरीर को शांत होने के लिए मना सकते हैं, भले ही बाहर की स्थिति तनावपूर्ण हो। हाँ, एक तरह से। किताब में एक 60 सेकंड रूल का जिक्र है। ये सुनने में इतना आसान लगता है कि यकीन करना मुश्किल है। क्या सच में सिर्फ 1 मिनट तक गहरी सांस लेने से हमारे खून से कॉर्टिसोल का असर पूरी तरह खत्म हो सकता है? यकीन करना मुश्किल है, पर यह सच में इतना ही शक्तिशाली है। हम तो सोचते हैं कि तनाव कम करने के लिए कम से कम 20 मिनट का मेडिटेशन चाहिए, पर यह तो सिर्फ 1 मिनट की बात है। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए हमें कोई रॉकेट साइंस नहीं सीखना है, बस उस तरीके को फिर से अपनाना है जैसे हम बचपन में सांस लेते थे। किताब इसे बेबी ब्रीदिंग कहती है। बेबी ब्रीदिंग? हाँ, अगर आप किसी छोटे बच्चे को सोते हुए देखें तो पाएंगे कि वो अपनी नाक से सांस लेता है और उसका पेट ऊपर नीचे होता है, छाती नहीं। हाँ, और जब वो सांस छोड़ता है तो उसमें सांस लेने से ज्यादा समय लगता है। बिल्कुल, और हम बड़े होते होते ये आदत भूल जाते हैं। हम मुंह से छोटी छोटी सांसें लेने लगते हैं, खासकर जब हम तनाव में होते हैं। सही बात है। जबकि नाक से सांस लेने के पीछे पूरा विज्ञान है। नाक के अंदर के बाल हवा को फिल्टर करते हैं, और जब हम धीरे धीरे लंबा सांस छोड़ते हैं तो ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। अच्छा, ये शरीर का रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड है। वही जो हमें शांत करता है, पाचन में मदद करता है। तो पहला कदम है बस अपनी सांस पर ध्यान देना, और दूसरा इस बेबी ब्रीदिंग का अभ्यास करना। नाक से सांस अंदर, पेट फुलाएं, फिर नाक से ही धीरे धीरे सांस बाहर, पेट अंदर। तो मतलब अपनी सांस पर काबू पाना एक तरह से अपने अंदर के सिस्टम पर कंट्रोल पाना है। और यही कंट्रोल की भावना तो हम अपने काम और टू डू लिस्ट में भी ढूंढते हैं, पर अक्सर वहां मामला और उलझ जाता है। हाँ। आज हमारे पास प्रोडक्टिविटी के लिए इतने सारे ऐप्स और सिस्टम हैं, लेकिन फिर भी हम ज्यादातर समय अभिभूत महसूस करते हैं। बिल्कुल, और लेखक का मानना है कि समस्या टूल्स की कमी नहीं बल्कि इनपुट्स की अधिकता है। इनपुट्स की अधिकता? हाँ। सोचिए, जानकारी कितने रास्तों से हम तक पहुंच रही है। 3 अलग-अलग ईमेल अकाउंट्स, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, डाक से आने वाले बिल, ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट्स भी। हाँ, तो जब इतने सारे चैनलों से चीजें आ रही हों तो उन्हें व्यवस्थित करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। असली प्रोडक्टिविटी इन इनपुट्स की धार को कम करने से आती है। जैसे किताब में सुझाव दिया गया है कि अपने सारे ईमेल एक ही इनबॉक्स में मंगवाएं। बिल्कुल। या बैंक स्टेटमेंट्स के लिए सिर्फ एक तरीका चुनें, या तो सिर्फ ऑनलाइन या सिर्फ डाक से। ये सुनने में छोटी बातें लगती हैं, पर इनसे दिमागी बोझ काफी कम हो सकता है। लेकिन किताब में एक और सुझाव है जिस पर मुझे थोड़ी हैरानी हुई, कागजी फाइलिंग सिस्टम बनाने का। आज के डिजिटल जमाने में ये थोड़ा पुराना नहीं लगता? ये सवाल लाजमी है, लेकिन लेखक का तर्क बहुत व्यवहारिक है। अच्छा? हम भले ही एक पेपरलेस दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, पर अभी भी हम वहां पहुंचे नहीं हैं। आज भी हमारे पास जन्म प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी के कागजात, मेडिकल रिपोर्ट्स, हाँ, ऐसे कई जरूरी दस्तावेज होते हैं जो कागज पर होते हैं।
उन्हें एक सिस्टम में रखने से ऐन मौके पर उन्हें ढूंढने का तनाव खत्म हो जाता है। ये बात तो सही है। और इसी से जुड़ा है टू डू लिस्ट का मुद्दा। मेरी अपनी टू डू लिस्ट में महीनों से गाड़ी की सर्विस लिखा है। मैं रोज उसे देखती हूँ और बस आगे बढ़ जाती हूँ। आप वही गलती कर रही हैं जो हम सब करते हैं। पहली बात, गाड़ी की सर्विस एक काम नहीं है, ये एक अस्पष्ट विचार है। किताब कहती है कि हर काम के साथ एक क्रिया, एक वर्ब जोड़े। गाड़ी की सर्विस कराओ, ठीक है। दूसरी बात, इसके साथ संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट जोड़ें। ये कहाँ होगा, किस गैराज में, और सबसे जरूरी, बड़े काम को सबसे छोटे पहले कदम में तोड़ें। मतलब गाड़ी की सर्विस कराओ की जगह मेरा पहला कदम होना चाहिए शनिवार सुबह 10 बजे गैराज को फोन करके अपॉइंटमेंट लो। एग्जैक्टली। अब ये एक ऐसा काम है जिसे आप 2 मिनट में कर सकती हैं। जब काम इतना छोटा और स्पष्ट होता है तो उसे शुरू करने में जो एक दिमागी रुकावट होती है वो कम हो जाती है। अस्पष्टता टालमटोल को जन्म देती है और स्पष्टता एक्शन को। बिल्कुल। कई बार ये दिमागी रुकावट सिर्फ अस्पष्टता की वजह से नहीं होती। हमें पता होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन फिर भी कोई अनदेखी दीवार हमें रोके रहती है। हाँ। किताब के अनुसार ये दीवार डर की बनी होती है। असफल होने का डर, लोगों के सामने शर्मिंदा होने का डर। और लेखक एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग बड़े जोखिम उठाते हैं या सफल होते हैं वे निडर नहीं होते। अच्छा। उनमें और हम में बस इतना फर्क है कि वे डर का सामना करना बेहतर जानते हैं। ये एक मांसपेशी की तरह है जिसे अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। और इसकी शुरुआत होती है हमारी मानसिकता यानी माइंडसेट को बदलने से। हाँ, यहाँ मनोवैज्ञानिक कैरोल ड्वेक के काम का जिक्र आता है जो फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट की बात करती हैं। फिक्स्ड माइंडसेट मतलब ये मानना कि हमारी काबिलियत पत्थर की लकीर है जिसे बदला नहीं जा सकता। अगर मैं किसी चीज में फेल हो गई तो इसका मतलब है कि मैं उस काम के लायक ही नहीं हूँ। सही कहा। और ये सोच हमें कुछ नया आजमाने से रोकती है। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि काबिलियत को मेहनत और सीखने से बढ़ाया जा सकता है। वो प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, परिणाम पर नहीं। बिल्कुल। उनके लिए असफलता अंत नहीं बल्कि एक फीडबैक है, सीखने का एक मौका है। वे चुनौती से डरते नहीं बल्कि उसे एक अवसर की तरह देखते हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोई अपनी सालों पुरानी फिक्स्ड सोच को ग्रोथ माइंडसेट में कैसे बदले? ये सिर्फ सोचने से तो नहीं होगा। नहीं, इसके लिए किताब 2 व्यवहारिक कदम सुझाती है। पहला, अपनी उम्मीदों को कम करें। उम्मीदें कम करें? हाँ, अगर आप एक किताब लिखना चाहती हैं तो ये मत सोचिए कि 6 महीने में एक बेस्टसेलर तैयार हो जाएगी। ये उम्मीद आप पर भारी पड़ेगी। इसके बजाय बस ये लक्ष्य रखें कि आज मुझे 30 मिनट लिखना है। मतलब प्रक्रिया से जुड़ना है, परिणाम से नहीं। बिल्कुल। जब आप प्रक्रिया से प्यार करना सीख जाते हैं तो परिणाम का डर खत्म हो जाता है। और दूसरा कदम वो एलेनोर रूजवेल्ट की मशहूर सलाह से जुड़ा है, रोज ऐसा काम करो जिससे तुम्हें डर लगता हो। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रोज पहाड़ से छलांग लगानी है। हाँ, इसका मतलब है छोटे छोटे कदम उठाना। अगर आपको लोगों से बात करने में डर लगता है तो आज किसी अजनबी को देखकर मुस्कुराने का लक्ष्य रखें। कल किसी से समय पूछ लें। तो धीरे धीरे कंफर्ट जोन बड़ा होता जाएगा और डर की पकड़ कमजोर पड़ती जाएगी। डर का सामना करने से ही डर खत्म होता है। ये ग्रोथ माइंडसेट भविष्य को बेहतर बनाने पर केंद्रित है, लेकिन हम अक्सर अपना आज या तो बीते कल का विश्लेषण करने में या आने वाले कल की चिंता में गवा देते हैं। बिल्कुल। किताब में एमिली डिकिंसन की एक खूबसूरत लाइन है, हमेशा बहुत सारे अभी से मिलकर बना है। हम उस अभी में जीना कैसे सीखें? यहीं पर माइंडफुलनेस यानी सचेतनता की भूमिका आती है और इसे लेकर बहुत भ्रम है। लोगों को लगता है इसका मतलब है दिमाग को खाली करना या घंटों ध्यान में बैठना। हाँ, लेकिन किताब इसे बहुत सरल तरीके से समझाती है। माइंडफुलनेस के बस 2 चरण हैं। पहला है जागरूकता, अवेयरनेस, और दूसरा है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। जागरूकता मतलब अपने आसपास क्या हो रहा है और आपके अंदर क्या चल रहा है उस पर ध्यान देना। हाँ, बिना किसी दबाव के, बस एक नर्म फोकस के साथ। और एक बार वो जागरूकता आ जाए तो दूसरा और ज्यादा मुश्किल कदम है स्वीकृति का। स्वीकृति यानी जो भी विचार या भावना मन में आ रही है उसे आने जाने देना। उसे अच्छा या बुरा, सही या गलत का लेबल दिए बिना। मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, ये सोचने के बजाय ठीक है अभी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, इसे स्वीकार करना। बिल्कुल। ये हमें अपनी भावनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया करने के बजाय
सोच समझकर जवाब देने की शक्ति देता है। पर इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? इसकी खूबसूरती यही है कि इसे अलग से समय देने की जरूरत नहीं है। आप इसे अपने मौजूदा कामों में ही शामिल कर सकते हैं। अच्छा। लेखक एक सरल अभ्यास सुझाते हैं। अपनी किसी एक इंद्रिय पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे जब आप सुबह की चाय पी रही हो तो बस चाय पीजिए। उसका रंग देखिए, कप की गर्माहट महसूस कीजिए, उसकी खुशबू लीजिए और हर घूंट के स्वाद पर ध्यान दीजिए। उस 5 मिनट के लिए आपका दिमाग अतीत या भविष्य से निकलकर वर्तमान में आ जाएगा। एक ज़ेन कहावत है जिसका किताब में जिक्र है, जब चल रहे हो तो सिर्फ चलिए, जब खा रहे हो तो सिर्फ खाइए। बिल्कुल, मतलब बर्तन धोने जैसा साधारण काम भी माइंडफुलनेस का अभ्यास बन सकता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन के छोटे छोटे पलों में भी ठहराव और स्पष्टता पाई जा सकती है। और ये मानसिक स्पष्टता, ये ठहराव तब तक अधूरा है जब तक हमारा शरीर हमारा साथ ना दे। किताब एक बहुत जरूरी कनेक्शन की ओर इशारा करती है। हमारी मानसिक ऊर्जा सीधे तौर पर हमारी शारीरिक ऊर्जा पर निर्भर करती है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप दिमागी तौर पर थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो बहुत संभावना है कि आपका शरीर भी थका हुआ है। किताब ऊर्जा प्रबंधन के लिए 3 स्तंभों पर जोर देती है: नींद, पोषण और आराम। नींद के बारे में एक दिलचस्प बात कही गई है कि हर 2 घंटे जागने के लिए हमारे शरीर को लगभग 1 घंटे की नींद की जरूरत होती है। और दोपहर में जो हमें नींद आती है वो कोई आलस की निशानी नहीं, बल्कि शरीर का एक नेचुरल साइकिल है। हाँ, विंस्टन चर्चिल, जो अपनी असाधारण ऊर्जा के लिए जाने जाते थे, दिन में 1 घंटे की झपकी जरूर लेते थे। वो इसे अपनी प्रोडक्टिविटी का रहस्य मानते थे। मतलब काम के बीच में सोना आलस नहीं, बल्कि एक सुपर पावर की तरह देखना चाहिए। बिल्कुल, ये तो बहुत से लोगों के लिए राहत की बात होगी। हाँ। और दूसरा स्तंभ है पोषण। जब हमारी एनर्जी कम होती है तो हम तुरंत कॉफी या कुछ मीठा ढूंढते हैं। हाँ, जो कि ऊर्जा तो देता है पर बहुत थोड़े समय के लिए, और उसके बाद हम पहले से भी ज्यादा थका हुआ महसूस करते हैं। सही बात है। किताब ब्रेन फ्रेंडली फूड्स का सुझाव देती है, जैसे होल ग्रेन्स, साबुत अनाज, जो दिमाग को धीरे धीरे और लगातार ऊर्जा देते हैं। या फिर मछली और ब्लूबेरी। हाँ। और तीसरा स्तंभ है आराम, जिसे हम अक्सर सबसे कम अहमियत देते हैं। हम आराम को एक लग्जरी समझते हैं, जबकि एक जरूरत है। हाँ। और असली आराम का मतलब नेटफ्लिक्स देखना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना नहीं है। वो तो सिर्फ ध्यान भटकाने के तरीके हैं। बिल्कुल, असली आराम का मतलब है कुछ ऐसा करना जो आपके दिमाग को सच में शांत करे, चाहे वो संगीत सुनना हो, प्रकृति में घूमना हो या बस चुपचाप बैठना हो। तो इस पूरी चर्चा का सार यही लगता है कि एक संतुलित और स्पष्ट जीवन जीने के लिए हमें किसी जटिल सिस्टम या नई तकनीक की जरूरत नहीं है। नहीं, हमें बस उन बुनियादी चीजों पर वापस लौटना है जिन्हें हम भूल चुके हैं। सही तरीके से सांस लेना, अपने काम को सरल बनाना, अपनी मानसिकता को बदलना और अपने शरीर का ख्याल रखना। बिल्कुल, सांस लेने की एक सरल तकनीक से तनाव कम करने से लेकर अपनी टू डू लिस्ट को अधिक प्रभावी बनाने तक, डर का सामना करने से लेकर वर्तमान क्षण में जीने की कला सीखने तक, ये सभी छोटे छोटे व्यवहारिक कदम मिलकर एक बहुत बड़ा और स्थायी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। किताब में जिक्र की गई वो ज़ेन कहावत मेरे दिमाग में घूम रही है, जब खा रहे हो तो सिर्फ खाइए। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। आज का कौन सा रोजमर्रा का साधारण सा काम, जैसे सुबह की पहली चाय पीना, बर्तन धोना या ऑफिस से घर तक का सफर, सिर्फ एक काम न होकर ध्यान और स्पष्टता का एक पल बन सकता है।